नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दुनिया भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी के नए साल 2019 को अलविदा कहने और अंग्रेजी के ही नए साल 2020 का स्वागत करने के लिए लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि साल 2020 जो अंग्रेजी साल है वो उस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल बन रहा है वो बस दस्तक देने ही वाला है। कई देशों में साल 2020 की तो शुरुआत भी हो चुकी है। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी जैसे शहरों में नया साल शुरू हो चुका है और वहीं भारत में भी लोग इस अंग्रेजी नववर्ष की स्वागत करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चंडीगढ़ से लेकर बेंगलुरु तक लोगों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। अंग्रेजी नए साल की दुनिया भर में धूम है। कई देशों में जब नए साल का आगाज हुआ है तो हमने सोचा कि हम इस अंग्रेजी नववर्ष का जो स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीरें तो आपको दुनिया के कोने कोने से, देश के अंदर भी जैसा जश्न मन रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हिंदू नववर्ष, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नववर्ष होता है, जो चैत महीने में आता है, आखिर उस जश्न को लेकर क्यों उदासीनता रहती है, ये सवाल भी इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में आता है। और इसीलिए चंद तस्वीरों के साथ कुछ खास मेहमान में भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले हम उन मेहमान से आपका परिचय कराएं, उससे पहले जरा ये तस्वीरें बता देते हैं आपको। ये देश के ही कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। पंजाब में भी कुछ ऐसी ही पंजाब से आ रही ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए गिद्ध और भांगड़ा की व्यवस्था की गई है और तमाम तरीके से जो युवा जोश है, युवा जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन युवाओं में यही जोश जब हम अब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मनाते हैं जो चैत्र महीने में आता है, ये जोश उस वक्त क्यों नहीं दिखाई देता है, ये सवाल भी जहन में जरूर उठ रहा है। नई आस, नई उमंग के साथ और चलिए स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त पतंजलि योगपीठ के महासचिव राकेश कुमार मित्तल जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर आपका। और चंद तस्वीरें इस वक्त मैं भी इस वक्त देख रही हूँ, पंजाब से तस्वीरें आ रही है, युवा जोश नजर आ रहा है। अंग्रेजी नववर्ष 2020 का स्वागत करने के लिए हर कोई आतुर है, हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इन तस्वीरों को देखो तो मन में ये एक सवाल उठता है कि जिस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारी पूरी परंपरा, सनातन संस्कृति जिस आधार पर है, जब वो नववर्ष आता है तो इतना ही उत्साह, इतना ही जोश, इतना ही उमंग क्यों नहीं दिखाई देता है? हेलो राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी राकेश जी, मेरा बिल्कुल। सवाल ये देखिए, था कि जो जी, जो वर्तमान जी में जी जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं सर, युवा जोश को हम देख रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ ये अंग्रेजी साल 2020 का वेलकम करने के लिए हर कोई तैयार है। देश दुनिया में कोने कोने में ऐसे ही जश्न का माहौल है। इन तस्वीरों को देखकर जहन में ये आता है कि जब हम अब हिंदू नववर्ष जो चैत्र महीने में आता है उसका समय जब आता है तो यही जोश, यही उमंग, ये उत्साह क्यों नहीं नजर आता? इतनी उदासीनता क्यों हो जाती है उस वक्त? जी, इसमें देखिए, जो हिंदू नववर्ष है और जो हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय परंपरा है, भारत का जो खगोल विज्ञान है, वो सबसे उन्नत रहा है। और जहां तक अंग्रेजी नववर्ष की बात करें तो अंग्रेजी नववर्ष का, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन मीडिया के माध्यम से अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया के ऊपर रहा, तो उन्होंने इसको पूरी दुनिया के ऊपर, एक तरीके से मैं कहूं कि पूरी दुनिया के ऊपर इसको थोपा गया है। आज यदि वैज्ञानिक संस्कृति की बात की जाए तो हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, खगोल विज्ञान के आधार पर है। मैं यदि संवत की बात करूं तो जैसे जो अंग्रेजी नववर्ष है अभी वो 2020 शुरू हो रहा है, लेकिन मैं यदि भारतीय नववर्ष की बात करूं, भारतीय सृष्टि संवत की बात करूं, तो हमारी भारतीय परंपरा ये मानती है कि सृष्टि को 1,96,08,53,120 वर्ष हो चुके हैं। और जो हमारा भारतीय नववर्ष है, जो विक्रमी संवत है, वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को आता है। तो भारतीय नववर्ष के बारे में लोगों को जानकारी कम है। मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगा। बहन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 राकेश जी, बिल्कुल। जी जी। देखिए, जो भारतीय नववर्ष है,
आज भी नेपाल में आप जाएंगे तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसमें ये जो भारतीय तिथियों के आधार पर विक्रमी संवत को माना जाता है। हम यदि बात करें तो भारत में बहुत से संवत रहे हैं। भारत के अंदर सप्तऋषि संवत रहा है, कलयुग संवत रहा है, शक संवत रहा है, विक्रमी संवत रहा है। भारत के एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्होंने पूरी अपनी प्रजा का पूरा ऋण उतार दिया, जिन्होंने कामाख्या मंदिर से लेकर पेशावर तक के रास्तों का निर्माण किया, भारत को सुरक्षित किया। उनको सम्मान देने के लिए विक्रमी संवत का प्रारंभ किया गया था। और अंग्रेजी कैलेंडर की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर अगर देखिए, जो खगोल की जितनी भी गणनाएं हैं जी, एस्ट्रोनॉमी जितनी भी है, वो सब एक, मैं यूं कहूं कि एक आधुनिक साइंस है, एक विज्ञान है, एक गणित है, सारा गणित की कैलकुलेशन के ऊपर है। और वो कैलकुलेशन कैसी है, मैं आपको अंग्रेजी कैलेंडर के इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले रोमन कैलेंडर आया 753 ईसा पूर्व। उस रोमन कैलेंडर में जो वर्ष था वो 10 महीने का था। मार्च से दिसंबर तक केवल 10 महीने होते थे। 304 दिन का एक साल होता था। उसके बाद एक राजा आए और उन्होंने 2 महीने उसके अंदर जोड़ दिए, फिर 355 दिन का एक साल होने लगा। अब ये जो साल है, ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद फिर ईसा पूर्व 46 साल ईसा पूर्व, फिर एक साल ऐसा माना जाता है जो पूरा साल कंफ्यूजन का ईयर है, उसको कहा जाता है। गूगल के ऊपर टाइप करें कि ईयर ऑफ कंफ्यूजन कौन सा था, तो उसमें आता है कि ईसा पूर्व 46 वर्ष पूर्व एक ऐसा साल था जिसको कंफ्यूजन का ईयर माना जाता है, क्योंकि जो दिन कम ज्यादा थे उससे पूरा कंफ्यूजन पैदा हो गया। उसके बाद जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा। जूलियस सीजर ने अपनी याद में जुलाई महीना ऐड किया। जुलाई महीने के 31 दिन का महीना उन्होंने किया और अपनी याद में उन्होंने कहा कि ये जो महीने का नाम है इसका नाम जुलाई होगा। उसके बाद जूलियस सीजर ने क्वेंटिस के महीने को जुलाई कर दिया। उसके बाद उनके बाद एक और राजा हुए, रोमन राजा अगस्टस। उन्होंने अपने नाम से अगस्त महीना चलाया। अब अगस्त का जो महीना है वो 30 दिन का था, तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे नाम से महीना जूलियस सीजर के नाम वाले महीने से छोटा कैसे हो, तो उन्होंने फरवरी का एक दिन लिया और उसको अपने अगस्त के महीने में जोड़ दिया। तो हम ये देखेंगे कि ये जो सारा कैलेंडर है 1572 तक, इस कैलेंडर में बहुत भूलें थी, बहुत मैं यूं कहूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ थी। तो ग्रोगरी ने, एक पोप हुए हैं, उन्होंने ग्रोगेरियन कैलेंडर के नाम से इसकी शुद्धता की और इसके अंदर काफी सारे दिन जोड़े गए और 4 अक्टूबर से सीधा उन्होंने 14 अक्टूबर किया गया ताकि दिन का जो गैप है उसको ठीक किया जाए। उसके बाद 1752 में फिर इसमें सुधार किया गया और 1752 में 1762 में यूरोप के देशों ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया और उन्होंने फिर उसके बाद केवल 250 साल पहले इसको, जितने देशों के ऊपर उनका शासन था उसके ऊपर जबरदस्ती ये कैलेंडर थोपा गया। यानी राकेश जी, ये मान लिया जाए कि जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधार बनाकर ये जो नववर्ष का उत्साह, ये जोश उमंग, ये उल्लास दिखाई दे रहा है, उसकी वैज्ञानिकता ही प्रश्नों के घेरे में है। जबकि अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें, मैं चाहूंगी जरा ये कंपेयर अब आप सामने रखें कि हिंदू नववर्ष जिसमें कोई डेट का कंफ्यूजन नहीं है, जिस पर बड़ी बड़ी खगोलीय घटनाएं जो है हमारे हिंदू नववर्ष पर ही आधारित है, किस तरीके से सटीक और प्रामाणिकता के साथ ये प्रस्तुत किया जाता है हिंदू नववर्ष की जब मैं बात करूं तो? देखिए, अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो जो हिंदू नववर्ष है जी, वो सूर्य की गति के ऊपर, सौर मास के ऊपर, चंद्र मास के ऊपर और नक्षत्रों के मास के ऊपर डिवाइड है। और ये जो गणितीय जो कैलकुलेशन है ये इतनी साइंटिफिक है, इतनी वैज्ञानिक है कि हम हैरान होते हैं। हम पश्चिम की जब बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए हैं गैलीलियो। उनको केवल इस बात के लिए मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उन्होंने ये कहा, जो ईसाई मान्यता है वो मान्यता ये है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने पहली बार ये कहा, उन्होंने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जो ईसाई जितनी भी मान्यताएं हैं ये ध्वस्त हो रही थी। तो उन्होंने उसको कहा कि या तो आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करो, नहीं तो हम आपको मृत्युदंड देंगे, और उनको मृत्युदंड दिया गया था। ये इतिहास साक्षी है। हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए हैं, कितने साल पहले हुए हैं? आज से 1500 साल पहले हुए हैं। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दी है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी का व्यास कितना है ये बताया है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी ने यह बताया है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, कैसे होगा। 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी ने
ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से बुध की दूरी कितनी है, बृहस्पति की दूरी कितनी है, शुक्र की दूरी कितनी है। तो ये अपना जो जितना भी कैलेंडर है वो बहुत कैलकुलेशन के ऊपर, साइंटिफिक आधार के ऊपर टिका हुआ है। जी। राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि जो वर्तमान जिस अंग्रेजी नए साल का जश्न मन रहा है, कहीं ना कहीं से पश्चिमी बाजारों का जो आधिपत्य रहा, वो इस तरीके की परंपरा को आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना? जी बिल्कुल, देखिए ये सारा बाजारवाद है। कैलेंडर के नाम पर, आज नव वर्ष के नाम पर, मेरे खुद जो शिक्षा दीक्षा हुई पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले, हम जो जिस कॉलेज के हॉस्टल में रहते रहे, वहां पर विद्यार्थी पैसे इकट्ठे करके रात को फिर बियर पीते थे, शराब पीते थे, और हम जैसे लोग जो उसका प्रयोग भी नहीं करते थे, उनको ना चाहते हुए भी उसको दूर से देखना पड़ता था। फिर गुब्बारे फोड़ते थे, हुड़दंग बचाते थे, और ये लगा जाता था कि जिसने 31 दिसंबर की रात को ये नहीं किया वो बहुत बैकवर्ड है। 31 दिसंबर की रात फ्रेंच वैज्ञानिक जो बर्मा देश है, बर्मा देश में अंग्रेजों के एक राजदूत ने एक पंचांग लिया जी। और उसको यूरोप में लेकर गए, और उसके बाद ईसाई जो 2 मिशनरी आई हुई थी, उन्होंने दक्षिण भारत से कुछ पंचांग के नमूने उठाए, वाराणसी से कुछ पंचांग के नमूने उठाए, और वो उन्होंने यूरोप में अध्ययन करने के लिए भेजे। जब उन्होंने यूरोप में वो पंचांग अध्ययन करने के लिए भेजे, तो यूरोप के वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आया। तो जॉन फ्लेयर उस समय के एस्ट्रोनॉमी के बड़े विद्वान माने जाते थे, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जी। उनके पास उन्होंने वो सारे पंचांग भेजे। उन पंचांगों का जब जॉन फ्लेयर ने 1790 में अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो बर्मा का जो पंचांग है, ये भी वाराणसी के ऊपर से बेस है, मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है, और जो दक्षिण भारत के पंचांग की कैलकुलेशन है, जो कश्मीर के पंचांग की कैलकुलेशन है, और जो वाराणसी के पंचांग की कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स के जो बेसिक फार्मूले हैं, अद्भुत फार्मूले हैं, उसके ऊपर आधारित हैं, और इनके अंदर किसी भी एक डिग्री का या एक क्षण का भी कोई हेरफेर नहीं है। और उसने आगे कंक्लूजन लिखते हुए कहा कि ये जो पंचांग है, इनको जो बनाने वाले विद्वान है, वो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उनसे भली भांति परिचित थे। ये जो पंचांग बनाए गए हैं, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं। इन पंचांगों को जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इनको कम से कम अगर 3000 साल पहले बनाया है, ऐसा माने हम जी। कलयुग से, क्योंकि प्रारंभ माना जाता है, कलयुग के जो कली संवत को बेस बनाकर ये महाभारत के बाद का काल माना जाता है, तो उसको भी माने, जॉन फ्लेयर ये कहते हैं, तो भी इन सब को डेवलप करने में कम से कम 1000 साल पहले से ये शुरू हुए होंगे। तो कितनी उन्नत सभ्यता संस्कृति हमारी रही हुई है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लेकिन राकेश जी देखिए, जिस उन्नत संस्कृति या उन्नत आधार की हम बात करते हैं, बहुत कुछ चीजें हम जानते भी होते हैं, समझते भी हैं, कई बार चर्चाओं का विषय भी होती है, लेकिन बावजूद इसके हम अंग्रेजी साल और इस अंग्रेजी सभ्यता के पीछे जो भागने लगते हैं, उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ये जो जोश, ये जो जश्न हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें 5% लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि हिंदू नववर्ष का आधार और उसकी महत्ता क्या है, लेकिन फिर भी इस जश्न के साथ वो रंगे हुए हैं, उसी रंग में रंग जा रहे हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या पाते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जैसे जो हम गुलाम रहे 500-600 साल तक, और उसके बाद जो मानसिक गुलामी है, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया, हमारे खान पान में, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में उसको सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया। और ये जो बाजारवाद है, ये जो भोगवाद है, उस बाजारवाद में हर चीज, हर वस्तु को एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जाता है, और युवाओं के मन में यह लगता है कि यदि हम अपने भारतीय नववर्ष की बात करेंगे, तिथियों की बात करेंगे, पंचांग की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, अपनी परंपराओं की बात करेंगे, तो सुनियोजित तरीके से उसमें देखिए, अगर मैं सुदर्शन न्यूज की बात करूं तो जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं वो सुदर्शन न्यूज उठाता है। दूसरे मीडिया हाउस की बात करूं तो कुछ मीडिया हाउस को छोड़कर 90% मीडिया हाउस ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल के इशारे पर काम करते हैं, जो विदेशी संस्कृति का पालन पोषण करने के काम आते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जितना भी बाजारवाद है उसमें हॉलीवुड की पिक्चरें हैं। पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज ने भी बड़ी अच्छी पहल करते हुए रेप के ऊपर फिल्मों का क्या योगदान है ये दिखाया। तो फिल्मों के अंदर जब कोई मुस्लिम अपने धर्म की, अपनी परंपराओं का पालन करता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर और बहुत अच्छा दिखाया जाता है। और फिल्मों के अंदर हमारा चोटीधारी यदि कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान है, उसको बहुत हीन भावना में, दीन भावना में, पतन की भावना में दिखाया जाता है, जिससे कि युवाओं के अंदर भी एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है।
तो मुझे लगता है सुनियोजित तौर पर षड्यंत्र करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया है। और ये जो गौरव की जितनी भी बातें हैं, आज हम यदि शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में सुदर्शन न्यूज बार बार इन मुद्दों को उठाता है कि हमें यह पता है कि औरंगजेब का पिताजी कौन था, उसके शाहजहां का पिताजी कौन था, अकबर का पिताजी कौन था, लेकिन हमारे युवाओं से हम ये पूछें कि आपके दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, तो शायद वो मौन हो जाते हैं। जी। तो शिक्षा की व्यवस्था से लेकर, मीडिया से लेकर, हॉलीवुड से लेकर, फिल्मों से लेकर, मुझे लगता है कि ये जो गुलामी का असर है उसका एक बड़ा प्रभाव है। और युवाओं में से कुछ को जानकारी है, अधिकतर को ये जानकारी भी नहीं है कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है वो कितना रहा है। जी। अधिकतर युवा ये सोचते हैं कि ये जो भारत देश है ये तो अनपढ़ों का देश रहा है, जाहिलों का देश रहा है, गंवारों का देश रहा है, हम तो वन में रहते थे, जंगल राकेश में जी, रहते इसीलिए थे, तो हमें ये जो वैचारिक अतिक्रमण हुआ विदेशी सभ्यताओं का, जो इसे वैचारिक अतिक्रमण ही कहेंगे, संस्कृति पर जो आक्रमण हुआ और सांस्कृतिक आतंकवाद एक तरीके से हमारे देश पर हावी हुआ, अब उसे खत्म करना है धीरे धीरे। एक कोशिश हम और आप मिलकर जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं जश्न और जोश की आ रही हैं, युवा जोश है, और कहना चाहिए कि बड़ी मुश्किलों से चीज़ों को, वैसे तो बड़ा एक्टिव है आज का युवा, बहुत एक्टिव है, हर मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कई बार भटकाव भी आ जाता है। आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, जो ये अंग्रेजी नया साल चल रहा है और जो मार्च में आने वाले समय में हिंदू नववर्ष आने वाला है, इन दोनों में अगर समन्वय बैठाने की बात की जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, समन्वय की बात यह है कि जो अंग्रेजी नववर्ष को मानते हैं, अंग्रेजी नववर्ष है तो ये हमारा नववर्ष नहीं है, अंग्रेजी नववर्ष है। तो हम जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजी नववर्ष को मानते हैं, जो उस परंपराओं को, संस्कृति को, उस धर्म को मानते हैं, तो हम विनम्रता पूर्वक उनको इसकी बधाई दें, इसकी शुभकामनाएं दें, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए दें, हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क में ये क्लियर हो कि ये जो नववर्ष है ये अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष की हम बधाई दें। और हमें ये स्मरण रहे कि हमारा जो नववर्ष है वो विक्रमी संवत जो नववर्ष हमारा आएगा वो 25 मार्च को आने वाला है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को आने वाला है। तो हम अंग्रेजी नववर्ष की जो मनाते हैं उनको शुभकामनाएं दें, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहर को, अपनी जो सांस्कृतिक अतीत है, हमारा जो वैज्ञानिक अतीत है, उसको भी ध्यान रखें। क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति की जब हम बदलाव की बात करते हैं तो एक चैप्टर, एक लेसन ये भी होना चाहिए कि नववर्ष से जुड़ा हुआ हमारा नववर्ष क्या है, हिंदू संस्कृति का कैलेंडर क्या है? क्योंकि बचपन में हम 2-3 बातें तो पढ़ते हैं, लेकिन बड़े होते होते आप देखिए पूरे का पूरा चैप्टर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो हमें ये पता ही नहीं है, हमें ये लगता है कि जो भी ज्ञान विज्ञान है वो पश्चिम से आया है, जबकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो भारत है वो बहुत उच्च स्तर पर रहा है। उसमें खगोल विद्या की बात हो, चाहे किसी भी विद्या की बात करें। मैं छोटा सा एक प्रकरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जी। 1 मिनट के अंदर। जैसे अभी आज हम बात करते हैं कि जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, इसमें जो कैलकुलेशन है, जो टाइम की कैलकुलेशन है, तो जो आर्यभट्ट ने है उस समय जो बताया है, आर्यभट्ट जी ने जो उस समय पृथ्वी का जो सर्कमस्टांस बताया है, जो व्यास बताया है, जो आज से लगभग 1500 साल पहले, तो जितना उन्होंने बताया है उस समय, उन्होंने जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परिधि बताई है, उस समय उन्होंने बताया है कि 39,968 किलोमीटर पृथ्वी की व्यास है, परिधि है। अब 1500 साल पहले कौन से यंत्र रहे होंगे कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को नापा है जी। तो उस परिधि का जो व्यास उन्होंने बताया, उसको आज यदि मॉडर्न यंत्रों से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो निकलता है 40,075 किलोमीटर का। और ये जो वेरिएशन है ये 0.2% का वेरिएशन है, ये हाईली एक्यूरेट है। यदि हम ये बात करते हैं कि जो टाइम की कैलकुलेशन है वो अपने भारत में कैसी थी, तो इसकी हम छोटी सी बात करें तो ये पाते हैं कि अपने यहां भारत में 1 सेकंड के कई हजारवें हिस्से तक की कैलकुलेशन थी। और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे जो टाइम की कैलकुलेशन शुरू होती है वो 1,96,08,53,120 वर्ष पूर्व शुरू होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा और कितना महान ज्ञान विज्ञान हमारा रहा है। तो हमें निश्चित तौर पर शिक्षा की व्यवस्था में इसका एक चैप्टर शामिल करना चाहिए और एक युवा को, एक व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि हमारे भारत में कितनी उन्नत व्यवस्थाएं, कितनी उन्नत पद्धति रही है।
जी, कितनी उन्नत व्यवस्थाएं और कितनी उन्नत पद्धति, उन्नत संस्कार हमारा रहा है, उन्नत संस्कृति हमारी रही है, इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन देखिए, क्योंकि बार बार हम यही कहेंगे कि अंग्रेजी साल का जश्न क्योंकि युवा जोश के साथ मना रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। राकेश जी, मैं आपके पास चंद सेकेंड्स में आती हूँ। ये तस्वीरें जरा मैं कहूँगी पैनल से कि फुल स्क्रीन करके दिखाएं कि देश भर में जो माहौल है इस वक्त, अब अंग्रेजी नए साल 2020 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2020 की बात कर रहे हैं, नए साल, अंग्रेजी नए साल में आस की बात कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, तो नवीनता कहाँ रहती है? नवीनता तो तब आती है जब कुछ नवीन होता है, नया प्रस्फुटित होता है, कुछ नया बनता है। और ये सब बनने की, अब इस संरचना की जो प्रकृति है, वो प्रकृति, उस प्रकृति का आधार हिंदू नव वर्ष है। राकेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। राकेश जी, मैंने जैसे अभी कहा कि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इसमें जोश भी है, लोग जश्न मना रहे हैं, खूब हंसी खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस संपूर्णता की हम बात कर रहे थे, वो संपूर्णता तो तब होगी ना जब उसमें नवीनता हो, और नवीन तो तभी होगा जब नया कुछ बनेगा, जैसा कि चैत्र मास में शुरू होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो चैत्र मास है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। प्रकृति बदलती है, किसान की फसल कट चुकी होती है, वो फसल घर में आती है। उसके बाद एक शादियों का सीजन आता है, नई खुशियों का सीजन आता है, त्योहार का सीजन आता है। वृक्ष की बात करें तो उनके अंदर नई कोपलें आती हैं। जो पूरा वातावरण है वो हर्ष का वातावरण रहता है। पूरे जीव की, जंतुओं की बैटरी रिचार्ज रहती है। बादल समुद्र से वर्षा का पानी भरकर बरसने के लिए पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे हर स्थान के ऊपर आते हैं। और उस समय हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उस समय हम यदि नीम की नई कोपलें आती हैं, उनको यदि 15 दिन तक मक्खन के साथ सेवन करें तो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ जाती है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये जो हमारा नववर्ष है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक जो नववर्ष है, इसकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है और विज्ञान के ऊपर आधारित है। उससे सारी चीजें, हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें, सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें, मौसम में परिवर्तन की बात करें, व्यक्ति के अंदर बायोलॉजिकल परिवर्तन की बात करें, तो वो सारे परिवर्तन हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आते हैं। और हमारे जितने भी, गुजरात की बात करें, दक्षिण की बात करें, हम असम की बात करें, तो इन सब में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, ये जो हमारा नववर्ष आता है, उस भारतीय नववर्ष के अनुसार बड़े पर्व मनाए जाते हैं। कहीं गड़ी पड़वा का बनाया जाता है, कहीं पर दूसरे रूपों में पर्व मनाए जाते हैं। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम तरीके के पर्व मनाए जाते हैं और नवीनता होती है चैत्र मास में। लेकिन फिलहाल तो दुनिया भर में इस जश्न की तस्वीरें आ रही हैं और हमारा देश भी उसी रंग में रंगा हुआ है। और जब हम दुनिया भर की भी बात करते हैं तो बड़े रोचक ये हो जाता है कि एक साथ नए साल का जो आगाज, जैसे कहते हैं एक साथ होना, दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर एक साथ ये जश्न नहीं मनाया जाता है, नए साल नहीं मनाया जाता है, अलग अलग। जैसा कि आपने अभी एक हिस्ट्री भी बताई कि किस तरीके से कभी जुलाई को, कभी अक्टूबर को, कभी अब जनवरी में ही डेट्स को डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति क्यों नहीं अभी तक भारत के लोग समझ पाए हैं कि अभी भी इस नववर्ष में एकजुटता नहीं है? देखिए भारत के जो लोगों को एक मानसिक गुलामी के तहत उनका ब्रेन वॉश किया गया। उनको यह बताया गया कि जितना भी विज्ञान है वो पश्चिम से आया है। अब मैं आपको समय की कैलकुलेशन की यदि बात करूं तो नासा ने 120 करोड़ रुपए खर्च करके ये पता लगाया कि ये जो समय का कैलकुलेशन है ये किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जो भारत की जो काल गणना की पद्धति है वो सबसे सटीक है, सबसे साइंटिफिक है। मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो काल गणना है वो कैसे हुई है कि 2 परमाणु जो समय का है उससे, उसको जब मिलाते हैं तो एक अणु मिलता है, 3 अणु मिलते हैं तो एक त्रिश्रेणु है, उसके बाद त्रुटि है, उसके बाद वेद है, उसके बाद लव है, उसके बाद निमेष है। निमेष किसको बोलते हैं? पलक के झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष बोलते हैं। निमेष के बाद क्षण है, क्षण के बाद काष्ठा है, उसके बाद लघु है, उसके बाद नाड़िका है, उसके बाद मुहूर्त है। जब 30 मुहूर्त मिलते हैं तो एक दिन रात बनता है। जब 7 दिन रात मिलते हैं तो एक सप्ताह बनता है। जब 2 सप्ताह मिलते हैं तो एक पक्ष बनता है। जब 2 पक्ष मिलते हैं तो एक मास बनता है। फिर ऋतु बनती है, फिर एक आयन मिलता है, फिर 2 आयन मिलते हैं तो उसके बाद एक वर्ष मिलता है। और ये जो हमारी कैलकुलेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में
अगर हम 1 सेकंड में बात करें तो 1 सेकंड में 37,968 परमाणु होते हैं। तो हमने 1 सेकंड के 37,000वें हिस्से के बराबर टाइम की गणना की है। और बड़ी कितनी की है, ये जो नया जो कैलेंडर है जिसके ऊपर लोग पूरी दुनिया में जश्न मना रहे हैं, वो तो केवल 2000 साल पुराना है, 2020 साल पुराना है। हमने जो टाइम की कैलकुलेशन की है वो युगों की है। हमारा एक युग 4,32,000 वर्ष का होता है। हमारा जो एक द्वापर युग है वो 2 कलयुग के बराबर होता है, 3 कलयुग के बराबर एक त्रेता युग होता है, 4 कलयुग के बराबर हमारा एक सतयुग होता है जो 17,28,000 वर्ष का होता है। और जब एक चतुर्युगीय बीतती है उसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं। उसके बाद हमारा एक मनवंतर बनता है, फिर कल्प बनता है, फिर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, फिर ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो विष्णु जी का एक निमेष बनता है। मतलब विष्णु जी एक बार पलक को झपकाएंगे तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के जो एक दिन है वो कई युगों के बराबर है। तो आप कैलकुलेशन देखिए, जो स्टीफन हॉकिंस हुए हैं जी, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री ऑफ टाइम है उसमें उन्होंने लिखा है और ये माना है कि जो भारत के अंदर जो काल गणना है, वो कहते हैं कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो बिग बैंग से हुआ। इसको हमारे उपनिषद कैसे कहते हैं? इसको हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, जब अव्यक्त से व्यक्त की अवस्था में आया तो ब्रह्मांड बना। अब ये ब्रह्मांड जो हमारा जो एक स्टार है, एक तारा है, वो मरता है तो उसकी ऊर्जा कहां जाती है, उसकी लाइट कहां जाती है, ब्लैक होल क्या होता है, इन सारे सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान मौन हो जाता है। तो हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन एक एक चीज की रिसर्च में, एक एक चीज के ऊपर अनुसंधान करने में लगाया है। हमारे एक ऋषि हुए हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, दीर्घ तमस के नाम से। उन्होंने सूर्य के अध्ययन करने में इतना समय लगाया, अपना पूरा जीवन लगाया कि वो अंधे हो गए, लेकिन फिर भी वो सूर्य का अध्ययन करते रहे। तो स्टीफन हॉकिंस जहां मौन होते हैं, उन सब सारी चीजों का उत्तर हमारे वेद, दर्शन और उपनिषद से मिलता है। तो ये जो हमारा भारत का जो खगोल विज्ञान रहा है, ये सुपर साइंस रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गणित की कैलकुलेशन है वो बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर रही है। और जो गणित की कैलकुलेशन हमारी हुई है, हमारे पास रही है, जो हमने सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने समय का होगा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये जो साइंस के जो गूढ़ प्रश्न हैं, जिनके आज तो हमारे पास उत्तर हैं, लेकिन 200 साल पहले जिनके उत्तर नहीं है, उन सारे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर हमारे अंतिम एक छोटे से हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पंजाब के गांव में रहने वाला एक पंडित, जिसने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है, जिसने कभी खगोल शास्त्र का कोई इक्विपमेंट नहीं देखा, वो अपने पोथे से एक पत्रा निकालता है, एक पंचांग निकालता है और उसके आधार पर वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति बता देता है। सूर्य ग्रहण कितना होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, वो सब बता देता है। जी, तो बड़ा महत्वपूर्ण आपने आज जानकारी हमसे साझा की है राकेश जी। और सुपर साइंस का जिक्र आया तो सुपर न्यू ईयर भी चैत्र महीने में जो आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि जो युवा और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अंग्रेजी का नया साल जोश उत्साह के साथ मना रहे हैं, मनाएं, उसे हम रोकेंगे नहीं या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो ये महत्वपूर्ण जानकारी अभी राकेश जी ने दी है, उस जानकारी को जरा अपने इस कंप्यूटर में फिट करते हुए अपने हिंदू नववर्ष को भी इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा की और अपना ये बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब जरा चंद तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अंग्रेजी नववर्ष के स्वागत की जो तैयारी इस वक्त हो रही थी, जो जश्न चल रहा है देश भर में और कई जगहों पर, विदेशों में जहां पर नया साल शुरू भी हो चुका है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, यहां से तमाम तस्वीरें भी आ चुकी हैं। यहां पर नया साल शुरू हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं, जर्मनी से जुड़ रही हैं सीमा जी। जर्मनी का हाल बताएंगी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष चल रहा है, उसका स्वागत हो रहा है, जर्मनी में तो शायद आगाज हो भी चुका है, तो आपको शुभकामनाएं और चाहूंगी कि बताएं आपकी क्या जोश, क्या उमंग वहां पर। नमस्कार सुदर्शन टीम को, जय हिंद, नमस्कार, और सुरेश जी को बहुत बहुत नमस्ते और शुभकामनाएं। ऐसे है कि यहाँ अभी टाइम है, अभी यहाँ पे 7:15 हुए हैं, 7:15 और अभी टाइम है, यहाँ 12 बजे यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे ये लोग जी। और
या बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी इंडिया में भी ट्रेंड हो गया है, वैसे ही है वेस्टर्न में, वेस्टर्न से ही भारत में गया है ये ट्रेंड। तो क्या करते हैं ये जी सीमा जी, एक बड़ी बड़ी रोचक सी बात है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ पतंजलि योगपीठ के महासचिव जुड़े हुए थे, तो जब हम हिंदू नववर्ष की बात करते हैं उसमें नवीनता होती है। ये जो पाश्चात्य नववर्ष है इसमें तो सिर्फ बाजारवाद हावी है। फिर भी देखिए कि आज का युवा हो, आज वर्तमान पीढ़ी हो, इनफैक्ट आपने अभी जैसे बोला कि वहां पर भी सब तैयारी कर रहे हैं जो भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं। क्यों इस नववर्ष को लेकर, इस अंग्रेजी साल को लेकर इतना जोश? क्यों चैत्र मास में जो हिंदू नववर्ष आता है उसे लेकर इतना जोश उत्साह कहाँ गायब हो जाता है? ये हमारे भारत के लोगों की जैसे मानसिकता बन चुकी है। इंग्लिश में बोला है मतलब ये सबसे बेटर है, इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश लोगों को फॉलो करते हैं, तो मतलब ये सुपर है, सबसे अलग है, आधुनिक है। तो ये मानसिकता है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ देखती हूँ पार्टीज में छोटे छोटे बच्चे भी जाते, सब जाते, क्या करते वहाँ पूरा टाइम वहाँ हर तरह के अल्कोहल पीना, छोटे छोटे कपड़ों में फिर देर तक रात तक नाच गाने करना। उसके बाद आधे वही लुढ़क जाते हैं, आधे पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, आधे घर पहुंच पाते हैं। तो ये नए साल का तरीका है। कोई आई डोंट नो ट्रेडिशनल तरीका तो नहीं है। अच्छा सीमा जी, क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जर्मनी में हैं, क्या वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, क्या कभी चैत्र नववर्ष को लेकर, जो चैत्र मास में आता है, उस नववर्ष को लेकर किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन वहाँ पर कभी किया जाता हो, या उस सेलिब्रेशन को लेकर कोई इनिशिएटिव लेने की बात अब कही जाती हो? क्योंकि अब तो आप देखिए कि हिंदू नववर्ष का जिक्र आने लगा है, कई मंचों पर इसका जिक्र आता है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी बात करते हैं। तो क्या इंडियन डायस्पोरा जो जर्मनी में है, चैत्र मास में आने वाला जो हमारा नववर्ष है उसे लेकर भी किसी सेलिब्रेशन को तैयार है? जी, ऐसे है कि मैं विश्व हिंदू परिषद महिला संगठन से यहाँ जुड़ी हुई हूँ और तो मतलब क्या सही क्या गलत उस चीज को भी सोचना शुरू कर दिया है। वैसे ऐसा नहीं कि किया नहीं है, पर बहुत अच्छे से अपनी संस्कृति को समझने में इनको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले तो उनको होता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसको कॉपी करना है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उनको समझ आती है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम जो है हमें अपने आप को भूलना नहीं है, हमें अपने आप को याद रखना है, क्योंकि जो भी है अगर हम अपने आप से जुड़े रहेंगे तो ही हम बचे भी रहेंगे। और ये है कि मैं नया साल अभी अपना हिंदू नववर्ष जो है मार्च में सेलिब्रेट कर रही हूँ और काफी सारे मंदिरों में होता है ये पूजा पाठ करते हैं, और लेकिन बहुत बड़े लेवल पे अभी यहाँ नहीं है। तो यहाँ करेंगे, बिल्कुल शुरू होगा। और मैं तो हम ये चाहते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसा सेलिब्रेशन हो, क्योंकि वहाँ जो हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसे समझना चाहिए अपनी सनातन संस्कृति का आधार कितना ज्यादा मजबूत है, सनातन है, उसे समझना चाहिए। इन सबके बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण सी तस्वीर इस वक्त मेरे जहन में आई। जर्मनी में ही बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो संस्कृत का श्लोक मंत्र पढ़ते हैं, वो संस्कृत के श्लोक को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जिसमें कि संस्कृत से जुड़े हुए वेद, हमारे जो वेद हैं वो वेदों से जुड़ी हुई जानकारियां साझा की जाएंगी, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। तो जब हमारे ये देखा जाता है कि जो पाश्चात्य मूल के लोग हैं वो सनातन संस्कृति, यहाँ से जुड़ी हुई संस्कृति, संस्कार, परिभाषा, भाषा को समझने और जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो जो हमारी भारत की पीढ़ी है जो विदेशों में जा बसी है, जिसे हम भारतीय मूल के जो NRI कहते हैं, उनमें ये चीज क्यों नहीं आ पाती है? क्या वजह आप देख पाती हैं? क्योंकि आप शायद वहां बैठ के इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाती हो। अभी तो बहुत जैसे धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग इन चीजों में बहुत एक्टिव हैं और हम अपने भारत की जो है संस्कृति की जो महत्ता है इस पे बहुत डिस्कशंस करते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमसे जो सीनियर्स लोग हैं, यहाँ पहले से आए हैं, वो कई बार हम पे ही सवाल करते हैं कि हम तो यहाँ बैठे हैं, फिर हम भारत के बारे में क्यों बात करें, हम तो यहाँ बैठे हैं, फिर हम हिंदी लैंग्वेज पे बात क्यों करें, हम तो यहाँ बैठे हैं, फिर हम उस तरीके की जो है
स्टाइल जो अपने भारत में हर तरीके अपना पूजा पाठ की पद्धतियां हैं जो है वो यहाँ पे क्यों करे। तो ऐसे सवाल हमसे जो बड़े हैं, इवन लेडीज भी वो करती है। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो एक बन चुकी है, तो वो धीरे धीरे बदल रही है। बहुत बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। बाबा रामदेव जी का युग है, मोदी जी का युग है और हम योगी जी का युग है। तो इतने अच्छे अच्छे जो इस युग में अपने मैं तो इनको अवतार अवतार ही मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फॉलोअर्स हूँ, फैन हूँ। इवन मैं सुरेश भाई जी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ये इस समय में इतने अच्छे अच्छे जो है आत्माएं जो है शरीर धारण करके हमारे देश में आई हैं, तो बदलाव होगा। वापिस हमारे जो लोग हैं हमारी संस्कृति की महत्ता को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और सुदर्शन चैनल भी जो काम कर रहा है, इसका तो कोई मतलब कोई थैंक यू सो दूसरा मच कोई सीमा ऐसा जी, काम बहुत बहुत थैंक यू। और हम क्योंकि राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, हमारे लिए हमारा उद्देश्य है हमारी संस्कृति सनातन को सर्वप्रथम रखना है। और इसी कड़ी में जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें और बल मिल जाता है हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा, आप हमारे साथ जुड़ी। और विदेशों से ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिडनी, जहां पर हर तरफ नए साल का जश्न धूम धड़ाकों के साथ हुआ। और यूएसए इस वक्त यूएसए मेरी सहयोगी प्रज्ञा इस वक्त जुड़ रही हैं। प्रज्ञा, अंग्रेजी नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ देखिए अंग्रेजी नववर्ष के आगाज के लिए अब हर कोई तैयार नजर आ रहा है। अगर मैं वहां की बात करूं तो क्या कुछ हुआ वहां पर और क्या कुछ होने वाला है वहां पर? हेलो लावनी, सबसे पहले तो इंडिया में सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरे पूरे सुदर्शन परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी फिलहाल हम पिछले साल में ही जी रहे हैं। इस मामले में हमारा देश काफी आगे है। अब से कुछ ही मिनट में हम 2020 में एंटर कर जाएंगे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम है। यहाँ भी जोश सुपर हाई है। अगर आप पूछेंगी हाउ इज द जोश, तो मैं बोलूंगी कि इट्स अ सुपर डुपर हाई। और तैयारी पूरी है। ठंड बहुत है, लेकिन इस ठंडी में नए साल के आगाज का स्वागत हम पूरे जोर शोर के साथ कर रहे हैं। हम सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर ठंड में आपने कहा कि आप लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वहां पे मुझे धूप दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बीते 10 दिनों से यहाँ धूप नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर 118-119 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है, लेकिन फिर भी इस ठंड में इस अंग्रेजी नववर्ष के स्वागत का जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो दिखाई दे रही है। आप हिंदू नववर्ष को लेकर मैं बहुत देर से बहुत सारे मेहमानों से मैं उनकी राय जानने की कोशिश कर रही थी। हिंदू नववर्ष को लेकर ये उत्साह, ये उमंग भी दिखाई देना चाहिए जो चैत्र मास में आएगा, जो 25 मार्च के बाद आएगा। क्या वहां पर, क्योंकि आप कई सालों से वहां पर हैं, क्या हिंदू नववर्ष को लेकर भी इतना ही उत्साह इंडियन डायस्पोरा में वहां पर दिखाई देता है जितना इस अंग्रेजी नववर्ष को लेकर दिखता है? बिल्कुल लावनी, जितना उत्साह अंग्रेजी नव वर्ष को लेकर है पूरी दुनिया में और खासकर यूएस में, उससे कहीं ज्यादा हमारा जो हिंदू नव वर्ष आता है उसे हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यूएस में जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इवन कहा जाए हम इतना अच्छा न्यू ईयर इंग्लिश वाला नहीं मनाते, जो हिंदू नव वर्ष है उतना अच्छा वो मनाते हैं और अपनी पूरी सभ्यता संस्कृति को कायम रखते हैं, खास तौर से यहाँ पे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आप अपने देश से कहीं ना कहीं दूर होते हैं तो आप बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से कनेक्ट होते हैं। बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बातें कही कि वाकई जब 7 समुद्र पार होते हैं तो अपनी संस्कृति सभ्यता से ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, उस मिट्टी की सौंधी महक ज्यादा जहन में उतरती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें अभी आपने साझा की सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, जो हमारे देश में रहने वाली युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझे, आत्मसात करे। निश्चित रूप से अंग्रेजी साल नववर्ष वो मनाए, लेकिन जब हिंदू नववर्ष आए तो उसमें भी उतना ही उत्साह, उतना ही उमंग, उतनी ही ऊष्मा और ऊर्जा नजर आए। बहुत बहुत
शुक्रिया प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चलिए चंद तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं जो देश दुनिया से आ रही हैं, जहां पर नव वर्ष का स्वागत करने के लिए रोशनी की जगमगाहट है, धूम धड़ाके हैं, जोश है, जश्न है, उत्साह है, सेलिब्रेशन है, म्यूजिक है, डांस है। जी, तो युवा जोश है वो झूम रहा है और अंग्रेजी नववर्ष को आनंदित होकर मना रहा है। और अब क्योंकि 12 बज गए हैं, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की सुदर्शन न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम आपसे ये अपील करते हैं कि जो जोश देश भर में, दुनिया भर में इस अंग्रेजी नववर्ष को लेकर दिख रहा है, यही जोश, यही उमंग हिंदू नववर्ष को लेकर भी जरूर नजर आए। इसी उम्मीद के साथ नए साल का, इस अंग्रेजी नए साल का आगाज हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।